तुर्की ने मौके का फायदा उठाते हुए सीरिया की जंग को फिर से सुलगा दिया, लेकिन जिस तरह से असद की सरकार को बचाने के लिए रूस और ईरान जंग के मैदान में कूद पड़े, उससे एक बार फिर से दुनिया की महाशक्तियां टकराती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का प्रेजेंस है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक तरफ इजराइल भी बम बरसा रहा है, वहीं STS जो कि तुर्की समर्थन है, उनके ठिकानों पर, सैन्य बेसिस पर और हथियारों के डिपो पर रूस की बमबारिश हो रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जंगी मैदान इस वक्त न इजराइल की तरफ दिखाई दे रहा है और न ही यूक्रेन की तरफ, इसे सीरिया में देखा जा सकता है। और साथ ही एलेप्पो के बूचर कहे जाने वाले IRGC के टॉप कमांडर की एंट्री भी सीरिया में हो चुकी है। जी हाँ, जावेद खाफरी, जो कि एलेप्पो की आज़ादी के लिए, या यूँ कहें कि बसत की सरकार के एलेप्पो के कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए 7-8 साल पहले सबसे बड़े जंग को लड़ा था, वो कमांडर ईरान ने IRGC के इस टॉप कमांडर को फिर से सीरिया में उतार दिया है। इस वक्त संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो HDS के सबसे बड़े कद्दावर नेता कहें या फिर उग्रवादी संगठन के हेड कहें, अल जुलानी के लिए दिखाई दे रहा है, जिन्हें किसी और की नहीं बल्कि अर्दवान का सीधा सपोर्ट मिलता है। और दरअसल तुर्की ने तो सोचा था कि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरह से बनी हैं, जब सीरिया में फिर से जंग को सुलगाकर वहां पर असद की सरकार को बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि सपोर्ट में NATO मेंबर होने के चलते तुर्की के पीछे अमेरिका दिखाई दे रहा है। और साथ ही चूंकि यहां पर असद सरकार के समर्थन में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ताकत छीन हो गई है और इजराइल भी इस पर बमबारिश कर रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये मौका एक बार फिर से अर्दवान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर जंग है वो साफ तौर पे मैप में देखें तो एलेप्पो, इदबिल और हमा में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले STS के लड़ाकों ने मोर्चा एलेप्पो में खोला, वहाँ पर एयरपोर्ट पर कब्जा किया, एलेप्पो पर कब्जा किया और साथ ही उसके बाद इदबिल पर कब्जा करते हुए हमा की तरफ बढ़ गए। और तब अचानक ही ये दिखाई दिया कि रूस ने यूक्रेन वॉर से बड़ा मोर्चा यहाँ पर संभालते हुए असद की सरकार को बचाने के लिए बमबारी शुरू की, एयर स्ट्राइक शुरू किया, जो अभी भी जारी है। इस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान की तरफ से मोर्चा संभालते कि इजराइल ने उनके ठिकानों पर बमबारी कर दी। और इस तरह से आप देखें तो कई फोर्सेज इस वक्त सीरिया में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ असद सरकार के पक्ष में रूस और ईरान खुलकर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए तो बैक एंड से जो STS है, यानी इस वक्त का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जो असद सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इस वक्त अर्दवान की सरकार दिखाई दे रही है। और बैक एंड में माना जा रहा है कि अमेरिका का भी समर्थन है। और ऐसे जंग के मैदान में हम देखें तो दुनिया की महाशक्तियां, एटमी शक्तियां टकरा रही हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा कई विशेषज्ञ जता रहे हैं कि यहां से भड़क सकता है। लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस वॉर का मकसद क्या है, तुर्की ने क्यों ये वक्त चुना, किन कारणों से दरअसल ये युद्ध भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको दरअसल 2 बड़े इस वक्त के टॉप कमांडर्स की प्रोफाइल बता देते हैं। यानी एक तरफ जहां हम सीरिया के बूचर की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं दरअसल इस वक्त किसी और की नहीं बल्कि अल जुलानी की। तो अगर हम सीरिया के बूचर यानी बात करें जावेद गाफरी की, तो ये व्यक्ति है जो इस वक्त दमिश्क में है, यानी सीरिया की राजधानी में है। और इसने जब जंग का नेतृत्व किया था ईरान की तरफ से असद सरकार के पक्ष में, तो पैलमेरा जीता था, डेर एज़ोर की जीत हुई थी और अल बुकामल की भी जीत हुई थी। तो इस तरह से हजारों लोगों को मारने के बाद, दरअसल विद्रोहियों को, आतंकियों को मारने के बाद असद सरकार के पांव फिर से यहाँ पर गाड़ने में इसने मदद की थी। वहीं अल जुलानी की बात करें तो STS का ये चीफ जो है वो अपने आप में कहिए तो STS के निर्माण से दिखाई देता है। STS जिसे हम कहते हैं दरअसल एक ऐसा संगठन जो दरअसल ISIS के ही गर्भ से निकला है, और ISIS के गर्भ से निकलकर इस वक्त STS जो है वो अपने अस्तित्व को बना चुका है, क्योंकि पहले ISIS, उससे निकला JFS और उसके बाद ये आया STS, जिसको इस वक्त अल जुलानी नेतृत्व कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि दरअसल क्यों अर्दवान ने ये सही समय चुना। अर्दवान ने देखा कि ऐसे 4 से 5 बड़े फैक्टर हैं जो कि सीरिया में विद्रोह को भड़काने, असद सरकार को गिराने में काम आ सकते हैं, क्योंकि असद सरकार के समर्थन में 2 बड़ी सरकारें, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रूस था। ईरान खुद दरअसल इस वक्त जंग में घायल है। ईरान तो खुद इजराइल से इस वक्त पलटवार करके बदला तक नहीं ले पा रहा है, उसके प्रॉक्सीज के हाल बेहाल है। हमास ध्वस्त हो चुका है, हिजबुल्लाह सीज फायर कर चुका है, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी और टॉप हेड जो हैं वो मारे जा चुके हैं।
ऐसे में अर्दवान की सरकार को लगा कि ये बेहद मुफीद समय है, क्योंकि असद सरकार का एक और समर्थक रूस जो है वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। और इस तरह से परिस्थितियां ऐसी हैं जब एसटीएस सहित अन्य लड़ाके जो हैं वहां पर अन्य फैक्टर्स जो हैं उनको रियूनाइट करके, रियूनियन करके, रीआर्म करके असद सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़का दी जाए। ये काम तो अर्दवान ने कर दिया, लेकिन जिस तेजी से रूस ने मोर्चा संभाला, जिस तेजी से ईरान ने बैकफायर किया, ये शायद तुर्की के सरकार को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये भी रीयूनाइट हो गए असद की सरकार को बचाने के लिए। क्योंकि सीरिया में दरअसल जो कुर्द विद्रोही हैं वो लंबे समय से हम देखें तो तुर्की के खिलाफ अलगाववाद की जंग भड़काते रहे हैं, और अर्दवान को लगता है कि असद की सरकार गिरेगी, कुर्द कमजोर होंगे, तो इससे एक बार फिर से ताकत किसकी बढ़ेगी, तो अर्दवान की बढ़ेगी। लेकिन ये मालूम है ईरान को कि अगर सीरिया हाथ से निकलता है तो वो ज़मीन हाथ से निकल जाएगी जो डायरेक्ट एक्सेस दरअसल ईरान को इजराइल की तरफ और लेबनान की तरफ देती है। वहीं रूस को ये मालूम है कि अगर सीरिया हाथ से निकल जाता है तो मेडिटेरियन में जो डायरेक्ट एंट्री है यूएस को काउंटर करने के लिए वो पुतिन अपने हाथ से खो देंगे। लिहाजा बैकफायर करते हुए हम देखें तो दोनों उतर आए जंग के मैदान में, अपने जंग के घाव भूलकर सीधे तौर पर असद की सरकार को समर्थन देते हुए एसटीएस और तुर्की के अन्य समर्थित लड़ाकों, आतंकियों, अन्य अलगाववादी संगठनों के जंग के खिलाफ ये मोर्चा खुल गया। अब जरा हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जो इस वक्त इस जंग के मैदान में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास है जो एसटीएस के साथ साथ अन्य जंगी लड़ाकों पर भी प्रकाश डालते हैं, तो इनको भी जरा समझ लीजिए। एसटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम एक ऐसा आतंकी संगठन, जैसा कि मैंने बताया, जिसका जन्म आईसीसी गर्भ से हुआ है। ये समूह अलकायदा की सीरियाई शाखा जबहत अल नुसरा के रूप में शुरू हुई थी लगभग 2012 में। 2016 में इससे अलग होकर जबहत फतेह अल शाम बना, और बाद में इसने अपने आप को आईसिस से अलग किया, क्योंकि आईसिस ये आतंकी संगठन है जिससे यूएस भी टारगेट करता है, और इसने बना लिया हयात तहरीर अल शाम, और इस तरह से एसटीएस का जन्म हुआ। और एसटीएस अपने आप को आईसिस से अलग कर कर एक नए सेफ जोन में चला गया। दूसरा बड़ा संगठन जो इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहा है वो है एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज। ये कुर्दिश गठबंधन का सैन्य अंग है जो 2012 में देश के पूर्वोत्तर हिस्से को स्वायत्त रूप से चला रहा है, यहाँ पर इसका अपना कब्जा है। एसडीएफ का मुख्य दुश्मन आईसिस चल रहा था, लेकिन अब इसे असद सरकार का समर्थन है, और असद समर्थक जो सेना है दरअसल उसके खिलाफ इसकी जंग है, और तुर्की समर्थित जो मलेशिया हैं वो दोनों से लड़ रहा है। यानी एसडीएफ की लड़ाई इस वक्त असद सरकार के खिलाफ भी है, और आप देखिए तो टर्की का समर्थन इसको भी बैक एंड से मिलता है। और तीसरा जो असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा है वो है सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए। ये भी तुर्की समर्थक ही दरअसल ये पूरा का पूरा संगठन है। तो इस तरह से आप देखिए तो एसडीएफ और एसएनए ये तीनों मिलकर रियूनाइट हुए, रीआर्म हुए, और इन्होंने एलेप्पो से जंग छोड़ी, इदबिल की तरफ गए, और वहां से ये हमा की तरफ जंग को लड़ रहे हैं। अब दरअसल अर्दवान को ये समझ नहीं आ रहा कि इस जंग को समेटा कैसे जाए, क्योंकि जंग की शुरुआत तो भले इन लोगों ने कर दी, ये सोचते हुए कि इतनी तेजी से असद की सरकार को न रूस का समर्थन मिलेगा और न ही समर्थन मिलेगा ईरान का। लेकिन दोनों ही जंग के मैदान में उतर आए, और अमेरिका ने इस वक्त कोई खुलकर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अमेरिका का तो टारगेट सीरिया में आईसिस था। ये दोनों संगठन आईसिस से अलग हैं, और जाहिर तौर पर अरब स्प्रिंग जैसे सिचुएशंस नहीं हैं जो कि पिछले 2 दशक से देखा गया। और ऐसी स्थिति में अब अर्दवान अकेला पड़ते हुए सीरिया के जंग के मैदान में दिखाई दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये जंग कितनी लंबी वो लड़ पाएंगे अपने सपोर्ट के जरिए, यानी अपने प्रॉक्सीज के जरिए असद सरकार के खिलाफ, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो देखते हैं आगे जंग कैसे बढ़ता है, सुलगता है, या फिर समेट दिया जाता है। फिलहाल इस मसले पे इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाजत।